वो साल था 2005। मुख्तार अंसारी कर्फ्यू के बीच खुली जीप में बैठकर AK-47 लहराता हुआ पूरे शहर में दंगे कर रहा था और कोई इसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन 2024 में यही मुख्तार अंसारी जेल की कोठरी में बैठकर कांपते हुए हाथों से कोर्ट को चिट्ठी लिखता है कि मुझे खाने में जहर देकर धीरे धीरे मारा जा रहा है। अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि मुख्तार अंसारी की चाय में जहर मिलाया गया था। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। एक समय ये आदमी सरकार को जेब में रखता था, पुलिस को कदमों में रखता था, जेल को 5 स्टार होटल बनाकर रखता था और सांसदों के काफिलों पर गोलियां ऐसे चलवाता था जैसे कोई फूल माला फेंक रहा हो। आज भी बहुत चर्चित बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ पे इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ, कॉमन नॉलेज नहीं कुमार। अगर वो अपनी उस ओरिजिनल गाड़ी में बैठे होते तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता। मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी और मैंने उसमें अपने 2-3 सतर्क कार्यकर्ताओं को रखा कि भाई देखो हमला होगा, गाड़ी की चिंता मत करना, तुम लोग पहले निकल करके भागो। लेकिन 2023 आते आते इस आदमी का पूरा परिवार जेल में था। उसके शूटर्स एक एक करके मारे जा रहे थे। 600 करोड़ की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल चुका था और दशकों से अटके केसेस में अदालत सजा दे रही थी। The Yogi government is running bulldozers on illegal property of mafia don Mukhtar Ansari son in Mau. आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 2 बुलडोजर हैं जो एक 2 मंजिला मकान को लगातार जमींदोज कर रहे हैं, यानी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और ये पूरी तस्वीर उसी योगी आदित्यनाथ ने पलटी जिसे कभी मुख्तार अंसारी ने रास्ते में घेरकर पेट्रोल बम से जिंदा जलाने की कोशिश की थी और जिसे इसी मुख्तार अंसारी ने संसद में रोने पर मजबूर कर दिया था। ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। एक आदमी जो पूरा पूर्वांचल चलाता था वो आज जेल में मरा पड़ा था और दूसरा आदमी जो 2008 में जैसे तैसे जिंदा बच पाया था वो आज पूरे राज्य का मालिक बन चुका था। और ये पूरा बदला लिया गया 2 दशकों तक चले एक डरावने खेल में, जिसे आज एक इंसिडेंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बदला जितना ठंडा होता है उतना ही कठोर होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बदले की ये कहानी सीधे सीएम आवास से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी नवंबर 1993 में, जब अजय सिंह बिष्ट नाम का एक लड़का बिना अपने घर वालों को बताए घर छोड़कर गोरखपुर चला जाता है। वहाँ उसे गोरखनाथ मठ के नाथ संप्रदाय में शामिल किया जाता है और दीक्षा दी जाती है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद अजय सिंह बिष्ट को एक नया नाम मिलता है, योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, जिस मठ में योगी आदित्यनाथ दीक्षा ले रहे थे ये बस एक रिलीजियस जगह नहीं थी। गोरखनाथ मठ उस समय तक ईस्टर्न यूपी का एक पावर सेंटर था। एक्चुअली गोरखनाथ मठ के महंत लंबे टाइम से पॉलिटिकली एक्टिव थे। महंत दिग्विजय नाथ 1937 में ही हिंदू महासभा से जुड़ गए थे और 1967 में वो गोरखपुर के MP बन गए थे। इसके बाद महंत अवैधनाथ भी कई बार गोरखपुर से MLA और MP बने और 1984 में राम मंदिर आंदोलन को लीड करने लग गए। यानी योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मठ में आ गए थे जो ऑलरेडी सालों से एक पावर का सेंटर था। और इसी पास्ट हिस्ट्री की वजह से 1998 में सिर्फ 26 साल की एज में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा दिया जाता है, जिसे जीतकर वो भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ सांसद तो बन गए थे, पर वो इस मूड में बिल्कुल नहीं थे कि बस वो मठ के सामने लाइनों में खड़े लोगों की प्रॉब्लम सुलझाते रहें। वो जमीन पर लड़ने के मूड में थे और ये उन्होंने 1999 से 2005 तक होने वाले कई इंसिडेंट्स में क्लियर कर दिया था। एंड ये सारे इंसिडेंट्स उन्हें मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने वाले थे। एक्चुअली महाराजगंज के पंचकुरिया गांव में काफी टाइम से कब्रिस्तान और शमशान की जमीन को लेकर टेंशन चल रही थी। दोनों साइड के लोग एक दूसरे की बाउंड्री पर क्लेम कर रहे थे और ऐसे में मुस्लिम साइड ने डिस्प्यूटेड जमीन पर लगा एक पीपल का पुराना पेड़ काट दिया। अब शमशान में लगे उस पीपल में हिंदुओं की बड़ी आस्था थी, तो लोगों में गुस्सा फैल गया और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस कर दिया कि वो 10 फरवरी 1999 को शमशान जाकर एग्जैक्टली उसी जगह नया पीपल का पेड़ लगाएंगे जहां से पुराना पेड़ काटा गया था। पर जिस दिन योगी अपने लोगों के साथ पंचकुरिया की तरफ जा रहे थे तो उसी दिन रास्ते में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग योगी के कॉन्वॉय पर स्टोन पेल्टिंग हुई और इसके बाद फायरिंग तक हो गई और इस फायरिंग में चली गोली यूपी पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को लग गई। अब इस फायरिंग की वजह से जो FIR हुई थी वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर होने वाली पहली FIR थी, जिसमें उन्हें 2019 में जाकर क्लीन चिट मिली है। पर यह वो पहला इंसिडेंट था जिसने दिखा दिया था कि योगी आदित्यनाथ मठ में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर हिंदू मुद्दों पर लड़ने मरने के मूड में थे। और इसी बात का सबसे बड़ा सबूत फिर 2002 में मिलता है।
देखिए 27 फरवरी 2002 को गोधरा में एक भीड़ ने अयोध्या से आ रही एक ट्रेन में आग लगा दी थी, जिसमें लेडीज और बच्चों समेत 58 लोग मारे गए थे। अब इसका जो रिटेलिएशन गुजरात में हुआ था वो सब जानते हैं, लेकिन ईस्टर्न यूपी में जो रिटेलिएशन हुआ था उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली गोधरा में ट्रेन को आग लगने के कुछ ही दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ एक नए हिंदू ग्रुप को बनाने में लग गए थे, जो सड़क पर उतरकर उसी भाषा में जवाब दे सके। अप्रैल 2002 को रामनवमी के दिन ऑफिशियली हिंदू युवा वाहिनी नाम के साथ इस ग्रुप को लॉन्च कर दिया गया था। एंड पता है ये ग्रुप अपने बनने के सिर्फ 2 महीनों के अंदर ग्राउंड पर क्या करता है। जून 2002 में कुशीनगर के एक गांव में सुलेमान नाम का एक लड़का राजभर समुदाय की एक लड़की के साथ रेप करता है और लड़की मर जाती है। अब इस मुद्दे पर एरिया में तनाव हो जाता है। जब यह मुद्दा योगी तक पहुंचता है तो वो एक भाषण देते हैं एंड विद इन नो टाइम हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव हो जाती है। आगजनी होती है, पथराव होता है और उस गांव में जाकर उस कम्युनिटी के 47 घर जला दिए जाते हैं। एंड ऐसी 6 घटनाएं सिर्फ 2002 में गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में हो जाती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने के बाद हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव हो गई थी और 2007 तक ये नंबर बढ़कर 22 हो गया था। यानी 5 सालों में 22 ऐसे बड़े दंगे जिसमें हिंदू युवा वाहिनी किसी कम्युनल डिस्प्यूट के बाद डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इससे पहले ये इंसिडेंट्स एक तरफा निकल जाते थे और ये मामला सिर्फ ऑन ग्राउंड रिटेलिएशन तक लिमिटेड नहीं था, बाकी कई मुद्दों पर भी यह ऑर्गेनाइजेशन जमीन पर काम कर रही थी। जैसे 2005 में हिंदू युवा वाहिनी ने इल्टा में घर वापसी का एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें 3500 लोग दोबारा से हिंदू बन गए। इसी साल अक्टूबर में फिर से एक प्रोग्राम किया, जिसमें 1800 लोग और हिंदू बन गए। एंड ये सारे के सारे इंसिडेंट्स एक बहुत बड़ी लड़ाई को पैदा करने वाले थे, क्योंकि योगी के ये सारे स्टैंड जो थे वो मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट जा रहे थे। पर इसे समझने के लिए मुख्तार अंसारी पूर्वांचल को उस टाइम कैसे कंट्रोल करता था वो समझना पड़ेगा। देखिए पूर्वांचल और उसमें भी खास तौर से मऊ 1960 से ही छोटी छोटी बातों पर कम्युनल दंगे होने की वजह से बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है। 1969 में शहर में मस्जिद के पास से लाउडस्पीकर बजाते हुए एक हिंदू प्रोसेशन निकल रहा था और इस बात पर दंगा हो गया था। 1988 में सड़क पर 2 लड़कों की लड़ाई को म्युनिसिपल चुनाव का कम्युनल इशू बना दिया गया था, जिससे कई दिनों तक कर्फ्यू की सिचुएशन रही थी। और 1990 में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर शहर में दंगे हो गए थे। एंड इन सारे इंसिडेंट्स के बेस में कहीं ना कहीं एक चीज का अंडरकरंट जरूर था और वो चीज थी कपड़े का व्यापार। एक्चुअली मऊ की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा बुनकरों का था, जिन्हें अंसारी कहा जाता है। ये करघे पर बैठकर बनारसी साड़ी बनाते थे। वहीं दूसरी तरफ इन साड़ियों को बेचने का काम, कच्चे माल की सप्लाई और होलसेल का काम, ये सब हिंदू ट्रेडर्स देखते थे। अब देखिए इस मॉडल में बड़े व्यापारी को तो अच्छे पैसे मिल जाते थे, लेकिन मुस्लिम बुनकर गरीब का गरीब था और इसी चीज से कांस्टेंट टेंशन बनी रहती थी, जिससे एक छोटी सी रिलीजियस चीज भी दंगे की सिचुएशन पैदा कर देती थी। एंड इसीलिए मुस्लिम बुनकर को कोई ऐसा चाहिए था जो उनके लिए स्टैंड ले सके, और मुख्तार अंसारी एग्जैक्टली ऐसा ही बंदा था। देखिए मुख्तार अंसारी के दादा 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। नाना मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर थे और 1947 की लड़ाई में शहीद हुए थे। इसके अलावा उसके फादर कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे और गाजीपुर म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह चुके थे। एंड ऐसी लेगेसी के बाद भी मुख्तार अंसारी सिर्फ 15 साल की उम्र तक अपना पहला खून कर चुका था। 18 साल का होते होते वो लोकल गुंडों के साथ खुलेआम घूमने लगा था। 1988 आते आते सिर्फ 25 साल की उम्र में उसका नाम यूपी पुलिस की रिकॉर्ड लिस्ट में आ चुका था। एंड 90s के शुरू में ही माइनिंग के ठेके, रेलवे कंस्ट्रक्शन, स्क्रैप और शराब के धंधे करते करते उसकी इमेज एक बाहुबली की बन चुकी थी, जो उस टाइम की यूपी पॉलिटिक्स के लिए एकदम एप्रोप्रिएट थी। अब ऐसे माहौल में 1996 में मुख्तार ने मऊ सदर सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गया। और पता है एमएलए बनते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? मऊ के सरकारी रेस्ट हाउस पर कब्जा कर उस पर अपना पर्सनल ऑफिस बना लिया। एमएलए बनने के बाद एरिया के लोग, जिसमें ज्यादातर मुसलमान होते थे, उसके घर पर अपना काम करवाने आते थे। किसी की शादी करवाना, किसी की नौकरी लगवाना, किसी की जमीन छुड़वाना, ये सब चीजें मुख्तार अपना दरबार लगाकर करता था। और इस तरीके से उसने अपनी इमेज रॉबिन हुड की बना ली थी, जो सारे गलत काम कर रहा था पर गरीबों की मदद करके अपनी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ा रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि इस ताकत को बीजेपी के एक लोकल लीडर कृष्णानंद राय ने चैलेंज कर दिया। उसने मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी को 2002 में मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव हरा दिया। अब ये हार मुख्तार की बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि उसी के एरिया में किसी ने उसे चैलेंज कर दिया था और इसीलिए उसने 2004 में कृष्णानंद राय की हत्या का प्लान बना लिया। लेकिन कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ियों में घूमते थे
नॉर्मल गन से उनको मारना इम्पॉसिबल था और इसीलिए मुख्तार एक डीलर से फोन पर 1 करोड़ रुपए में मिलिट्री ग्रेड लाइट मशीन गन और 200 जिंदा कारतूस खरीदने की बात करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि डीएसपी शैलेंद्र सिंह उसका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिए, इतना बड़ा सबूत मुख्तार के खिलाफ होने के बाद डीएसपी शैलेंद्र सिंह मुख्तार के ऊपर पोटा जैसा टेररिज्म का एक्ट लगवा देते हैं, जिसके बाद उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन एक्चुअल में मुख्तार को कुछ नहीं होता, बल्कि डीएसपी शैलेंद्र सिंह को खुद 15 दिन में जॉब से रिजाइन करना पड़ जाता है और मुलायम सिंह यादव का प्रशासन मुख्तार की सारी धाराएं हटा देता है। यानी एक डीएसपी को एक अपराधी के खिलाफ सबूत मिलता है और नौकरी डीएसपी की चली जाती है। ये मुख्तार की पावर थी एंड इसके बाद वही होता है जो मुख्तार करना चाहता था। 29 नवंबर 2005 को दोपहर में जब कृष्णानंद राय अपने 6 साथियों के साथ एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में 7 गनमैन आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 6 AK-47 से 400 राउंड फायर किया गया था और अकेले कृष्णानंद राय की बॉडी से 21 गोलियां निकली थी। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के एक लीडर ने मुख्तार को चैलेंज कर दिया था। लेकिन एग्जैक्टली यही चैलेंज तो योगी आदित्यनाथ भी कर रहे थे, बस उनका तरीका अलग था। एक्चुअली छांगुर बाबा नाम का एक रेडिकल इस्लामिस्ट 2000 के दशक से ही लोगों को कन्वर्ट कर रहा था और इस कन्वर्जन सिंडिकेट को चलाने के लिए रिपोर्टेडली मुख्तार अंसारी उसे सालों से फंड करता था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी भी ग्राउंड लेवल पर घर वापसी के प्रोग्राम्स चला रही थी। बेसिकली दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट विचारों के लोग थे जो एक ही एरिया में काम कर रहे थे। अब ऐसे में दोनों का टकराव कभी न कभी होना ही था और यह टकराव पहली बार हुआ अक्टूबर 2005 में। एक्चुअली उस टाइम दशहरे के आसपास मऊ की हिंदू कम्युनिटी भरत मिलाप फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी, जिसमें एक मंच बनाकर रामलीला करवाने का प्रोग्राम था और ठीक उसी टाइम पर उसी इलाके में मुस्लिम समुदाय भी एक रिलीजियस आयोजन की तैयारी कर रहा था। अब दोनों कम्युनिटीज के बीच में विवाद शुरू होता है इस बात पर कि भरत मिलाप का मंच कहां पर लगेगा और लाउड स्पीकर का यूज कैसे होगा। पहले इस बात पर बहस शुरू हुई और फिर बहस इतनी बढ़ गई कि पथराव शुरू हो गया और एक बार पथराव शुरू हुआ तो ये आग पूरे शहर में फैल गई। दुकानें जलाई जाने लगी, बाजार बंद हो गए, घरों को फूका जाने लगा और मऊ शहर कुछ ही घंटों में कम्युनल दंगे की चपेट में आ गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो गई। लेकिन इन्हीं दंगों के बीच में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के साथ हाथों में AK-47 लहराते हुए एक खुली जीप के अंदर कर्फ्यू को तोड़ता हुआ शहर में घूमता हुआ नजर आता है और उस पर खुलेआम आरोप लगते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट दंगे भड़काने के। एंड ये वीडियो खुद नहीं फैला था, बताया जाता है कि इसकी बाकायदा सीडी बनवाकर एरिया में बंटवाई थी मुख्तार ने, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो अपनी कौम के लिए क्या कर रहा है। अब मुख्तार के इस पोलराइजेशन का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ 20 गाड़ियों के काफिले के साथ पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने के लिए मऊ की तरफ निकलते हैं और रास्ते में ये काफिला बढ़ते बढ़ते 150 गाड़ियों का हो जाता है। और जब ये बात मुलायम सिंह को पता चलती है तो उनके काफिले को डोहरी घाट नाम की एक जगह पर रोक दिया जाता है। उनको मऊ की सीमा में घुसने ही नहीं दिया जाता और ये बात आग में घी का काम करती है, क्योंकि योगी के समर्थकों के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी कि एक तरफ एक बाहुबली एमएलए दंगों के बीच में खुली जीप में बैठकर AK-47 लहराता हुआ घूम सकता है और दूसरी तरफ एक सांसद को राइट विक्टिम से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। बेसिकली इन दंगों ने मुख्तार और योगी के बीच की पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दुश्मनी को पर्सनल बना दिया था और इतनी बात पक्की हो गई थी कि अब मौका मिलते ही योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाएगा और ये मौका जल्दी ही आ गया। एक्चुअली जनवरी 2007 में गोरखपुर में मुहर्रम का एक जुलूस निकाला जा रहा था और त्योहार के इस मौके पर मोहम्मद शमीम नाम के एक बंदे ने दूसरे समुदाय के एक लड़के को पहले पुलिस की जीप में बांधकर खींचा और फिर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। त्योहार पर हुए इस कांड से पूरा गोरखपुर गर्म होने लगा था और इसी बीच योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को उठाते हुए शहर के बीच में एक धरने पर बैठ जाते हैं। अब लोगों के बीच में गुस्सा था तो उनके धरने पर भारी भीड़ जुटती है और साफ कह दिया जाता है कि इस बार गोरखपुर में ताजिया नहीं उठेगा। गोरखपुर जनपद के अंदर कहीं भी ताजिया नहीं उठाने देंगे, कतई नहीं उठेंगी और हम इन ताजियों के साथ भी अपनी होली भी मनाएंगे, अपनी होली का राजनीति के साथ हम करेंगे और यहाँ हमारा अंतिम निर्णय होगा। इसी धरने के दौरान योगी के द्वारा ऐसे भाषण दिए जाते हैं जो पहले शायद खुले मंच से कभी सुने नहीं गए थे। तो स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम
10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब देखिए ये मुद्दा भड़कने लगता है और मुलायम सिंह यादव का प्रशासन इसी आरोप में योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लेता है। पूरे 11 दिन तक योगी जेल में रहते हैं एंड जेल के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एक और चीज होती है जो बहुत शॉकिंग थी। एक्चुअली योगी को अरेस्ट करने के बाद सरकार ने उनको मिलने वाली सरकारी सुरक्षा तक उनसे छीन ली थी, यानी अब कोई गनमैन तक उनके साथ नहीं था। और इस पर योगी के समर्थकों का कहना था कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, क्योंकि 2005 में मुख्तार अंसारी ने एग्जैक्टली इसी तरीके से बीजेपी के लीडर कृष्णानंद राय की खुलेआम हत्या करवा दी थी 400 गोलियां चलवाकर। एंड शायद योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को जानते थे, क्योंकि 11 दिन जेल में रहकर जब वो पहली बार संसद में बोले तो एक बात क्लियर हो गई थी कि जेल के अंदर उनके साथ ठीक व्यवहार तो नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय महोदय राजनीतिक विदेश के बाद मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन महोदय मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। तो छोड़िए सर। मैंने कोई महत्व तो नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। अब देखिए योगी ने अपनी सुरक्षा के लिए जो भी संसद में कहा था ये बस राजनीतिक आवेश में आकर कही गई बात नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल डर था जो बहुत जल्द आजमगढ़ में ग्राउंड पर सच साबित होने वाला था। एक्चुअली 2008 में भारत में कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे और जब जांच हुई तो कई आतंकवादियों के तार आजमगढ़ से जुड़े हुए निकले थे। एंड इसके बाद देश भर के मीडिया में आजमगढ़ का नाम बार बार नेगेटिवली यूज किया जा रहा था। बस इसी वजह से वहाँ के आम लोगों को लग रहा था कि उनके शहर को, उनकी पूरी पहचान को बदनाम किया जा रहा है। और इसी पूरे माहौल में योगी आदित्यनाथ टेररिज्म के अगेंस्ट एक प्रोग्राम करने के लिए आजमगढ़ निकलते हैं, जिसको लेकर पूरे एरिया में तनाव फैल जाता है। और फिर वही होता है जिसकी प्लानिंग चल रही थी। जब योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ के इलाके से गुजर रहा था तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। काफिले को घेरकर गाड़ियों पर पथराव होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, पेट्रोल बम तक फेंके जाते हैं। यह हमला इतना बड़ा था कि चारों तरफ आग, धुआं और अफरा तफरी थी। काफिले में एक बंदा मारा गया था, बाकी 6 घायल हो गए थे और इस पूरे हमले के पीछे मुख्तार अंसारी का हाथ बताया जाता है। मुख्तार ने एक बहुत ही शातिराना दिमाग के चलते 2 बसें ला करके योगी जी महाराज की एक आगे कॉन्वॉय के और एक पीछे, दोनों में आग लगा दी, जिससे कि योगी जी बिल्कुल ट्रैप हो जाए और छतों पे अपने बवाली फायरर और स्नाइपर बैठाए कि अगर योगी जी निकलते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाए। ये चीज जब हुई तो दंगा तो होना ही था, दंगा भी हो गया। देखिए इस पूरे इंसिडेंट में गजब की बात यह हुई थी कि असली टारगेट योगी आदित्यनाथ इस हमले में बच जाते हैं, क्योंकि हमले से ठीक पहले लास्ट मोमेंट पर उनकी गाड़ी बदल दी गई थी। यानी काफिले में जिस गाड़ी में हमलावरों को लग रहा था कि योगी बैठे हैं, असल में योगी उस गाड़ी में थे ही नहीं, उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया था, जिससे उनकी जान बच गई थी। और यह हमला इतना भयानक था कि सालों बाद भी जब योगी ने इसके बारे में बात की तो ही क्लियरली सेड के वो इस दुनिया में होते ही नहीं। यानी अगर मुझे आजमगढ़ के पहले मेरे कार्यकर्ता के द्वारा हल्की सूचना नहीं दी गई होती कि देखिए आगे कुछ होने जा रहा है, हमें इस बात की आशंका है, क्योंकि इसमें कुछ एक आध पुलिस वालों के नाम भी सामने आए थे, तो मुझे लगता है कि मैं इस धरती पे ही नहीं रहता, मैंने अपनी गाड़ी ही बदल दी। अब जरा आप सोचिए कि जो लड़ाई पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवलरी से शुरू हुई थी वो योगी आदित्यनाथ की जान लेने तक पहुंच गई थी। और इस पूरी लड़ाई में मुख्तार अंसारी एक तरीके से भारी पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम की राज्य सरकार, पूरा प्रशासन उसके साथ खड़ा था। और ये सब कुछ मुख्तार को ऐसा कल्ट बना रहे थे जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एंड देखिए इसके पीछे रीजन भी था, कौम के लोग मुख्तार के साथ खड़े थे, कितने भी बड़े आरोप लग जाए वो वोट मुख्तार को ही देते थे। जेल के अंदर रहते हुए भी जिस तरफ ये आदमी खड़ा हो जाता था, आसपास की सीटों का गणित उसी फेवर में जाने लगता था। और इसी वजह से 2007 में चीफ मिनिस्टर मायावती ने खुद मुख्तार को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई थी। आप मुख्तार अंसारी की पावर का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2010 में जब गाजीपुर जेल में एक सरकारी छापा पड़ा तो मुख्तार की बैरक से एयर कंडीशनर मिलता है, मोबाइल फोन्स मिलते हैं, फ्रिज मिलता है,
और बताया जाता है कि उस टाइम वहाँ पर मटन तक पकाया जा रहा था। जेल वालों ने स्पेशल तालाब तक खोदा था मुख्तार के लिए ताकि उसमें पैदा हुई ताजी मछली वो खा सके। बेसिकली जेल को मुख्तार ने 5 स्टार होटल में बदल रखा था और इसी 5 स्टार जेल में बैठकर आराम से वो पूरे पूर्वांचल को चला रहा था। कोर्ट भी उसे सजा नहीं दे पाते थे क्योंकि उससे जुड़े केसों में गवाह कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही एक एक करके मार दिए जाते थे। और इसी दौर में मुख्तार अंसारी मऊ से लगातार 5 बार MLA बना, चाहे जेल में रहा, चाहे कितने भी केसेस हो गए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, इलाके के लोग चुनाव मुख्तार को ही जितवाते थे। और एग्जैक्टली यही चीज मुख्तार को इनविंसिबल बना रही थी। पर देखिए, समय की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो बदलता है, और जब वो बदलता है तो सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखता। देखिए, 2014 में देश की सरकार चेंज होती है और मार्च 2017 में बीजेपी एक नेशनलिस्ट वेव पर चलते हुए एक मैसिव मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाती है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह होती है कि आउट ऑफ नोवेयर योगी आदित्यनाथ को यूपी का CM डिक्लेयर कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी के लिए ये कैलकुलेटेड गैम्बल था जो कि उन्होंने लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मिनी मोदी हैं। अब देखिए, इस फैसले पर पॉलिटिकल सर्कल्स में और मीडिया में भयंकर आउटरीच होता है, पर इस आउटरीच का कोई फायदा नहीं था क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ को 2007 में जेल भेजा गया था, जिसके काफिले पर 2008 में पेट्रोल बम से हमला हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, वो आदमी अब पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका था। यानी अब पूरे राज्य की पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरी कानूनी मशीनरी, ये सब उसी आदमी के हाथ में थी। 20 साल तक मुख्तार अंसारी इस पूरे सिस्टम से ऊपर रहा था, लेकिन अब सिस्टम ही बदल गया था। और योगी ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे क्योंकि सरकार बदलते ही एनकाउंटर पॉलिसी चालू हो गई थी। सैकड़ों अपराधी एनकाउंटर्स में मारे जा रहे थे, हजारों गिरफ्तार हो चुके थे और हालात ऐसे थे कि अपराधी खुद तख्ती पर लिखित माफी मांगकर सरेंडर करने लगे थे। और इसी सब के बीच में योगी आदित्यनाथ 66 माफियाओं की एक लिस्ट जारी करते हैं और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम था वो था मुख्तार अंसारी का। अब देखिए, मुख्तार बहुत पहुंची हुई चीज था। ऑफ कोर्स उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी कि सरकार उसके साथ क्या करने का प्लान कर रही है, तो बैकग्राउंड में अचानक से कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिन्हें आज तक शक की निगाह से देखा जाता है। एक्चुअली पंजाब में 2019 में कांग्रेस की सरकार थी और इसी साल आउट ऑफ नोवेयर मोहाली के एक थाने में मुख्तार अंसारी पर एक्सटॉर्शन का एक केस दर्ज कर दिया जाता है। एंड विद इन नो टाइम पंजाब पुलिस कोर्ट से मुख्तार का ट्रांजिट ऑर्डर ले आती है और उसे यूपी की जेल से निकालकर रोपड़ की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां योगी आदित्यनाथ का कोई होल्ड नहीं था। अब उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती थी कि मुख्तार को वापस यूपी लाया जाए क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादातर मामले यूपी में ही चल रहे थे, पर पंजाब की अथॉरिटीज बार बार डिनाई करती रही, ये कहते हुए कि मुख्तार की तबीयत खराब है या फिर अभी वो पंजाब वाले केस की जांच चल रही है। पर जांच का सच ये था कि जिस केस के लिए उसे पंजाब लाया गया था, 2 साल तक पंजाब पुलिस ने उस केस की चार्जशीट तक नहीं बनाई थी और रोपड़ जेल के अंदर भी मुख्तार को वही VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था जो कभी यूपी में मिला करता था। यानी कि अब 2 राज्य एक अपराधी के लिए लड़ रहे थे, एक उसे बचाने के लिए और दूसरा उसको सजा देने के लिए। एंड इसी पॉलिटिकल लड़ाई में 2.5 साल निकल गए और इवेंचुअली जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब आर्टिकल 142 का यूज करते हुए ये मैंडेट दिया गया कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा। एंड इतनी लंबी लड़ाई के बाद अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को फिर से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया जाता है। और ये वो पॉइंट था जब यूपी सरकार समझ चुकी थी कि जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, नहीं तो ये बचकर निकल जाएगा। इसके बाद सारे एक्शंस बहुत तेजी से होने लगे, जिसमें सबसे पहले मुख्तार अंसारी की फैमिली को घेरा जाता है। मुख्तार की पत्नी खुद उसके कई अपराधों में पार्टनर थी, उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है क्योंकि वो फरार हो चुकी थी। आप जरा सोचिए कि एक समय जिस परिवार का पूरे इलाके पर दबदबा था, वो लोग अब पुलिस से बचते हुए फिर रहे थे। इसके बाद नवंबर 2022 में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी गिरफ्तार करके चित्रकूट जेल में बंद कर देती है, जो कि खुद एक MLA था। बेसिकली पूरा परिवार अब शिकंजे में था और जो 1-2 लोग बाहर थे वो भी बड़े बड़े ब्लंडर्स करने वाले थे। 10 फरवरी 2023 को एक और कांड होता है। एक्चुअली उस दिन चित्रकूट के DM अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में जेल में रेड मारते हैं और उन्हें मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी अपने बैरक में नहीं मिलता। ढूंढने पर पता चलता है कि अब्बास अंसारी अपनी पत्नी निघत बानो के साथ जेल में ही एक प्राइवेट रूम बंद करके अंदर बैठा हुआ है। और जब इस रेड के अंदर निघत बानो का बैग चेक किया जाता है तो उसमें 2 आईफोन्स, गोल्ड, कैश और फॉरेन करेंसी मिलती है। पुलिस उसका फोन छीनकर डेटा रिकवरी के लिए भेजती है
और तब पता चलता है कि अब्बास अंसारी निगहत का फोन यूज कर रहा था जेल से अपना धंधा चलाने के लिए। एंड इस कांड के बाद निगहत बानो को भी जेल में भेज दिया जाता है, यानी अब मुख्तार का पूरा परिवार जेल में था। लेकिन इसी सब के बीच में कुछ और भी हुआ था। एक्चुअली मुख्तार के धंधे की असली ताकत उसकी पत्नी और बहू नहीं थे, उसके शूटर्स थे जो किसी को भी उसके कहने पर मार देते थे। एंड इन सब में सबसे बड़ा नाम था मुन्ना बजरंगी का। देखिए, मुन्ना बजरंगी जो था वो बागपत जेल में बंद था और जेल से ज्यादा सेफ जगह किसी अपराधी के लिए क्या ही हो सकती है। लेकिन एक दिन अचानक से जेल के अंदर ही कुछ दूसरे अपराधी आते हैं और मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां मार देते हैं। गजब की बात यह थी कि इस घटना से सिर्फ 7 दिन पहले मुन्ना की पत्नी ने यह बयान दिया था कि उसके पति को टारगेट किया जाएगा। इसके बाद मुख्तार के एक दूसरे शूटर संजीव जीवा को भी कुछ लोग गोलियों से भून कर भाग जाते हैं, और वो भी लखनऊ की सिविल कोर्ट के बाहर। आप इसे कुछ ऐसे ही मानिए जैसे पूरे मीडिया के सामने कुछ लोग अतीक अहमद को गोलियां मारकर चले गए थे। बेसिकली मुख्तार से जुड़ा हर पावरफुल बंदा या तो मारा जा रहा था या फिर वो जेल के अंदर था, और इसीलिए उसके सारे इल्लीगल धंधों पर एक्शन लेना और इजी हो गया था, जिन्हें वो अपनी इल्लीगल प्रॉपर्टी से चलाया करता था। इसके बाद कभी लखनऊ में इल्लीगल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचने लगे। मुख्तार अंसारी के बेटों का जो घर है उस पर फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और आज सुबह से ही जो पुलिस की टीम थी वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई थी, और उसके बाद जेसीबी से यहाँ की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई थी। या फिर कभी किसी पंचायत की जमीन को घेर कर बनाए गए गोडाउन को तोड़ने के लिए। मुख्तार अंसारी की मौजा मोहम्मद पट्टी महुआ बाग स्थित बेनामी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। हर एक्शन से पहले सैकड़ों पुलिस वाले साइट पर तैनात किए जाते थे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से 2023 तक मुख्तार अंसारी का जो पूरा एम्पायर था उसमें से करीब 600 करोड़ की प्रॉपर्टीज को या तो जब्त कर लिया गया था या फिर उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। एंड इन सब चीजों से ज्यादा चौंकाने वाली चीजें अब अदालत के अंदर हो रही थी। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में केस सालों साल बस लटके रहते थे, क्योंकि गवाह कोर्ट में पेशी के लिए कभी पहुंच ही नहीं पाते थे। अवधेश राय का मर्डर 1991 में हुआ था, जिसमें 32 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब वही सिस्टम पूरी रफ्तार से चलने लगता है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मामले दशकों से लटके पड़े थे, उनमें एक के बाद एक फैसले आने लगते हैं। करीब 18 महीनों के अंदर मुख्तार अंसारी को 8 अलग अलग मामलों में कोर्ट दोषी ठहरा देता है, और इनमें से 2 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एंड ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि यूपी पुलिस पूरी ताकत के साथ सबूत ढूंढने में लगी हुई थी, और अब गवाह कोर्ट में पहुंचकर बयान दे पा रहे थे। और इतना सब होने के बाद फरवरी 2023 में योगी आदित्यनाथ यूपी असेंबली में माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाते हैं। इसके बाद मुख्तार के साथ जेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो इस पूरी स्टोरी का सबसे शॉकिंग पॉइंट है। 21 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी बाराबंकी कोर्ट को जेल से एक लेटर लिखते हुए कहता है कि 2 दिन पहले यानी कि 19 मार्च को जेल वालों ने उसे जो खाना दिया था उसमें जहर था। खाना खाते ही उसका गला चोक हो गया था, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और पूरा शरीर दर्द से कराहने लगा था। इसी लेटर के अंदर आगे लिखा था कि 40 दिन पहले भी एक बार उनके खाने में जहर मिलाया गया था, एंड इसीलिए उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे मारा जा रहा है। अब देखिए, ये बात सच है कि इस लेटर के लिखे जाने से पहले कुछ महीनों में कई बार जेल अथॉरिटीज मुख्तार अंसारी को तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल लेकर गई थी, एंड उसका परिवार भी बार बार यही एलिगेशंस लगा रहा था कि जेल में ठीक से मुख्तार का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब देखिए, इस घटना का सच क्या है किसी रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन मुख्तार द्वारा इस लेटर के लिखे जाने के सिर्फ 3 दिन बाद योगी आदित्यनाथ बांदा जेल के कुछ ऑफिशियल को सस्पेंड कर देते हैं, और सिर्फ 7 दिन बाद यानी कि 28 मार्च 2024 की रात मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। जेल अथॉरिटीज उसे जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहां हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस मौत के बाद 2 तरीके की बातें सामने आती हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार खुलकर आरोप लगाता है कि उसे जेल में जहर दिया गया था। दूसरी तरफ सरकारी रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा बताई जाती है। अब पर्दे के पीछे क्या हुआ था क्या नहीं वो बस समझा जा सकता है। मरने के बाद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग में दफनाया जाता है, और यहाँ एक चीज देखने वाली थी, उसके अंतिम संस्कार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। ये वही मुख्तार अंसारी था जो कभी खुली जीप में अपने गुर्गों के साथ AK-47 लहराता था। वो आज जहर दिए जाने की चिट्ठी लिखकर गिड़गिड़ा चुका था, पर ये चिट्ठी भी उसे कब्रिस्तान की मिट्टी में मिलने से नहीं बचा पाई थी। और ऐसा उस इंसान के शासन में हुआ जिसे कभी खुद मुख्तार ने सरेआम मारने की कोशिश करवाई थी। शायद इसीलिए हर कानून को तोड़ने वाले इंसान के लिए एक चेतावनी है, जो ताकत के नशे में ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा बदला वक्त लेता है। ना ये दया है, ना ये
ना ये किसी दिल का ख्वाब है, ना ये दया है, ना ये पाप है, ना ये किसी दिल का ख्वाब है। ये वो साया है जो पीछा करता है, ये वो कर्ज है जो लौट के आता है, जब वक्त बजाता है अपना नजारा है, नाम मिटा देता है, बस एक लफ्ज रह जाता है।